नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 8 अक्टूबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है वो है आत्मनिर्भर इन डिफेंस। देखो, इंडो पैसिफिक रीजन में किस कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज करने में या सेल करने में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो इंडिया की रैंकिंग। इंपोर्टर के तौर पे इंडिया नंबर 1 पे आता है और एक्सपोर्टर के तौर पे डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें तो नंबर 4 पे आता है। इसमें टोटल जो कंट्रीज हैं वो आपके सामने लिस्ट दी हुई है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये इंडो पैसिफिक रीजन वाले एरिया हो गए जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के साथ में अपनी बॉर्डर या कोस्टल लाइन शेयर करने वाले वो कंट्रीज हैं, राइट। और ये वो कंट्रीज है जो कि अपने देश में जीडीपी का एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो डिफेंस पे खर्च करते हैं। तो अगर इस लिस्ट को एनालिसिस करें तो हम ज़्यादातर इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? रशिया से, ठीक है। अब देखते हैं इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में। देखो, इंडिया की 4th रैंक आई है इन 12 इंडो पैसिफिक नेशंस में, जो कि आम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए, आम मतलब डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो सेल्फ रिलायंट है। दैट मीन्स वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये रिलीज किसने किया रिपोर्ट? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन सिप्री ने, ठीक है। और वैसे देखा जाए ग्लोबल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो चाइना टॉप रैंक कर रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जापान और तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया और चौथे नंबर पे इंडिया ही। किसमें? डिफेंस एक्सपोर्ट में। पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर 3 बेसिक इंडिकेटर्स पिक किए गए हैं जिनके आधार पर सिप्री के द्वारा ये लिस्ट डिक्लेयर की गई है कि कौन सा कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करता है या फिर किस जगह पे स्टैंड करता है आर्म्स को इंपोर्ट करने में और आर्म्स को एक्सपोर्ट करने में। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर इन्होंने एनालाइज किया है वो है आर्म्स प्रोक्योरमेंट, मतलब कि कितना खरीदारी की गई है आर्म्स की, चाहे फिर वो इंपोर्ट करके की गई हो या लाइसेंस्ड हो या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बेसिस पे। एक तो ये देखा गया कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है कन्वेंशनल आर्म्स को खरीदने में। जो पुराने हथियार जो भी चलते हैं ना, पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, उन हथियारों को खरीदने में, एडवांस नहीं, कन्वेंशनल। फिर आती है आर्म्स इंडस्ट्री कि आपके यहाँ पर कितना इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही है आर्म्स के प्रोडक्शन को लेकर के, ठीक है। और उन आर्म्स की सेल कितनी हो रही है। फॉर एग्जांपल, आप डोमेस्टिकली कितना बेच रहे हो और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो। और तीसरा, मैरीटाइम व्हीकल्स जिन पे ध्यान दिया, जैसे कि द सी इक्वेलेंट ऑफ ड्रोन्स। दैट मीन्स जिस तरीके से ड्रोन यूज होते हैं ना, उसी तरीके से सी में जो यूज होने वाले जो कह सकते हैं ना अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें मैरीटाइम टर्म को क्यों एक्सप्लोर किया गया है? क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो ये एरिया क्या है? ये ओशनिक रीजन है। इसके आसपास के कंट्रीज को आप इंक्लूड कर रहे हो, तो ओशन की बात करी जाए तो वहाँ पर तो फिर मैरीटाइम आर्मरी काम आएगी या मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में किसी कंट्री के पास में अनक्रूड सरफेस व्हीकल या फिर अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल, अनक्रूड का मतलब मैन प्रेजेंट नहीं है, जैसे ड्रोन्स में होता है ना, ड्रोन में कोई भी ह्यूमन प्रेजेंट नहीं होता, बस वो अपनी स्पाई करने के लिए अपने इन्वेस्टिगेशन अपने ऑपरेशन पे निकल जाते हैं, उनको ऑपरेट किया जाता है रिमोटली। एग्जैक्टली वैसे ही मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी ये काम में आता है। तो इन 3 पिलर्स को एनालाइज करके ये डिटेल जो लिस्ट वाली वो रिलीज की गई है। मैरीटाइम वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि नेवीज का रोल बहुत ज़्यादा है इंडो पैसिफिक रीजन में। इन 12 कंट्रीज में नाम जो हमने देख लिए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम। ये वो कंट्रीज हैं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर करते हैं। इंडिया की रैंक अगर देखी जाए इंपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर रहा है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा आर्म्स का, अगर 2016 से 2020 की बात की जाए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हम डिपेंडेंट देखे जाए तो हमारी ज़रूरतें ज़्यादातर हम डोमेस्टिकली ना करके हम किस पे कर रहे हैं? इंपोर्ट बेस्ड पे, है ना। हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ना, जितना भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट का, उसका 84% तो इम्पोर्टेड है, फॉरेन ओरिजिन का होता है, ठीक है। चाहे फिर वो लाइसेंस बेस्ड हो या इंपोर्ट किया हुआ हो। केवल 16% ही जो है वो डोमेस्टिक आर्म्स हैं वो हो रही हैं। 2020 तक का डेटा है, ये ध्यान रखना, ओके। और ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वैसे एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से 4th पोजीशन पे आता ही है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा वापस से देख लेते हैं। इंपोर्टर के तौर पे तो रैंक नंबर 1 है,
और एक्सपोर्टर के तौर पे इंडिया की रैंक नंबर 4 है। और आर्म्स में खर्चा कितना किया जा रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया नंबर 2 पे है। पाकिस्तान जो है वो स्पेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस रैंक पे है? 8 नंबर पे। अब स्पेंडिंग का मतलब तो क्या हो गया, आप डोमेस्टिकली भी खर्च कर रहे हो और इंटरनेशनली या बाहर से भी मंगवा रहे हो, वो दोनों इंक्लूड हो गए। स्पेंडिंग का मतलब ये हो जाता है। और चाइना सबसे ज़्यादा खर्च करता ही है, ठीक है, चाहे वो लोकल हो, उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, या बाहर से इंपोर्ट करने की बात की जाए। तो ये है मेन चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है नोबेल प्राइज फॉर पीस। देखो सिविल सोसाइटी को, जो एनजीओज और ये काम करते हैं ना ह्यूमन राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स, उनको रिकॉग्निशन मिला है जिन्होंने डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात की है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की है। तो एक तो इंडिविजुअल एल.एस. बियाल्स्की जो 60 साल के हैं, अभी जेल में हैं, बेलारूस की जेल में, ये ह्यूमन राइट एडवोकेट हैं इनको। दूसरा है मेमोरियल करके ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है रशिया में, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रशिया। एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेन में ऑपरेट कर रहा है। कुल मिलाकर के इन तीनों को कंबाइंडली ये नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया है। इनमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है तीनों के बारे में, जिन तीनों को दिया गया है ये नोबेल प्राइज, इन्होंने या तो रशिया या रशिया के सपोर्ट में जो भी कंट्रीज खड़े होते हैं उनको क्रिटिसाइज करने की बात की, उस पॉइंट पर इनको अभी प्राइज दिया गया है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि रशिया के अलावा आपने कंटेम्प्रेरी इशू को पिक करने की बात की है ना, कि वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी पीस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहाँ पर कौन कितना एक्टिवेटेड है। तो बोले रशिया के अलावा क्रिटिसिज्म में ये पॉइंट आता है कि आपने रशिया पर ही सीधा फोकस क्यों किया। ये तो एक तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज, पर्टिकुलरली यूएसए की लीडरशिप में जो एक नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं रशिया के खिलाफ में, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नो डाउट रशिया ने एग्रेशन दिखाया, वो गलत है, ये नहीं करना चाहिए इस तरीके से कि आप यूनिलैटरली अटैक कर रहे हो फिर वो चीज़ें। पर ये जो अभी की बार नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है ना, ये आप खुद देख सकते हो, बेलारूस, यूक्रेन, रशिया, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लेकर के जिन्होंने भी आवाज़ उठाई है उन पे फोकस किया गया है। क्या इन्होंने पहले कभी आवाज़ नहीं उठाई होगी? पर नहीं, ठीक है। अब इनमें एक एक की डिटेलिंग दी हुई है, जैसे एलिस बियालियात्स्की, इनकी बात करें तो 2021 से लगातार ये अपने ही देश के, बेलारूस के ही प्रेसिडेंट, जो कि जब से बेलारूस बना है ना 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद से, तब से लेकर अभी तक बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो लगातार वही प्रेसिडेंट बने हुए जो कि व्लादिमीर पुतिन के ही फ्रेंड है, यूं मानो, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में उनके खिलाफ में इन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है, कि भाई ये बहुत ज़्यादा डिक्टेटर वाली बिहेवियर रखने वाले इंडिविजुअल हैं जो बेलारूस का प्रेसिडेंट है। तो बोले इसके खिलाफ में कार्रवाई इन्होंने अपनी तरफ से की ह्यूमन राइट्स को और इनको प्रमोट करने के लिए। इवन रशिया में भी अपनी आवाज़ें उठवाई इन्होंने कि कैसे भी करके ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये जो एक्टिविस्ट हैं बियालियात्स्की, इन्होंने देखो बेलारूस में एक ह्यूमन राइट ग्रुप वियासना, दैट मीन्स स्प्रिंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। काम क्या था? ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना बेलारूस में। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, एक बार हम मैप देख लेंगे। दूसरा जिसको नोबेल प्राइज ये मिला है वो है मेमोरियल ग्रुप ऑफ रशिया। देखो मिखाइल गोर्बाचेव जब यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बनते हैं, जब उन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका करके जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, उसी टाइम पर आप ये देखोगे कि रशिया में ये मेमोरियल ग्रुप ऑफ रशिया जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। इस ग्रुप ने जो भी डिक्टेटरशिप के अंडर में रशिया में लोगों की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था ना, उस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट किया था। वैसे इस ग्रुप को स्टार्ट किसने किया था? 1975 में, जिनको नोबेल पीस प्राइज पहले से मिला हुआ है, नाम है एंड्रेई सरकोव, और रशियन एक, ये तो हो गए नोबेल प्राइज विनर है ना, और एक रशिया के मैथमेटिशियन स्वेतलाना गेनुश्किना, राइट। तो इन दोनों ने मिलकर के ये ग्रुप स्टार्ट किया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ से शुरुआत की थी? जोसेफ स्टालिन का जब रूल चल रहा था, स्टालिन जब प्रेसिडेंट था, ठीक है, तो उसके टाइम पर क्या क्या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज आए थे उनको हाईलाइट किया था, ठीक है। और उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है ये मेमोरियल ग्रुप ऑफ रशिया, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर रहा है कहाँ पे? रशिया में, ठीक है। तो इस तरीके से इस ग्रुप को अब की बार नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। इसके अलावा इस मेमोरियल ग्रुप में अपनी तरफ से जब चेचन वॉर हुए थे, जब रशिया ने चेचन्या में वहाँ पर जो भी इश्यूज थे उनको सप्रेस करने के लिए अटैक किए थे वहाँ के लोकल्स पे,
ठीक है, तो उसको लेकर के भी इन्होंने बहुत आवाज़ें उठाई थी, तो ये पॉइंट आ गया। और तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, जो कि यूक्रेन में ऑपरेट करता है। ये 2007 से यूक्रेन में काम कर रहा है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। अब देखो सवाल ये है कि ये जो विनर्स की चॉइस होती है ना नोबेल प्राइज़ फॉर पीस के लिए, इस पर सवाल ये उठता है कि हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो चॉइस होती है उन्हीं को पिक किया जाता है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस के लिए। अगर सही में ये प्राइज़ पीस के लिए है तो महात्मा गांधी को क्यों नहीं मिला आज तक ये प्राइज़, है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात की थी। यहाँ तो केवल इसी तरीके से तो कंटेंशियस, पॉलिटिकली कंटेंशियस इशू बन जाता है कि हर बार वेस्टर्न कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, यहाँ पर रशिया को, बेलारूस को, इनको क्रिटिसाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिया गया है अवार्ड, जबकि महात्मा गांधी जैसे कोई इंडिविजुअल कोई हो सकते हैं क्या, पर अभी तक कोई रिकग्निशन नहीं है। ठीक है, और आप खुद देखोगे कि नॉर्वे की पार्लियामेंट के द्वारा 5 मेंबर्स का एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, फाइनल जो नेम है उसको सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ की पार्लियामेंट के हिसाब से चलेगा ना सारा काम तो। और नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सारे कंट्रीज़ तो वैसे ही रशिया के खिलाफ चल रहे हैं अभी, तो ऐसे में केवल रशिया ओरिएंटेड ही सारा काम हो गया और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया अब की बात पीस प्राइज़ की अगर बात की जाए तो। 2021 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला था जर्नलिस्ट मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। इन्होंने भी देखो डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बहुत काम किया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको 2021 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला। ठीक है, नेक्स्ट अभी कल परसों एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी जिसमें ये था कि WHO ने एक अलार्मिंग सिचुएशन ओपन अप की है, वो ये कि वेस्टर्न अफ्रीका में एक कंट्री है गैम्बिया, है ना, वहाँ पर आप देखो कि 4 कफ सिरप्स को बैन करना पड़ा जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, और उन कफ सिरप की वजह से कुछ बच्चों की डेथ हो गई क्योंकि उनकी किडनी फेल कर गई। ठीक है, अब उन कफ सिरप्स का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रोमेथाजाइन ऑरल सॉल्यूशन, कॉफेक्स मलीन बेबी कफ सिरप, एक है मैकॉफ बेबी कफ सिरप, एक है मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। तो ये चारों के चारों जो हैं कफ सिरप्स, ये प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, एक कंपनी है जिसका नाम है मेडेन फार्मास्यूटिकल्स जो कि सोनीपत हरियाणा में है। अब सवाल ये है कि क्या ये कफ सिरप इंडिया में यूज़ होती हैं? नहीं, ये केवल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो हमें ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो हमें समझना होगा। जब WHO के लेबोरेटरी में टेस्टिंग हुई ना इनके सैंपल्स की, तो पता पड़ा कि इन सिरप्स में डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल के कंटामिनेंट्स मिले, मतलब अशुद्धियाँ मिली, जो कि अगर कोई बच्चा या कोई भी ड्रिंक करता है तो उसकी वजह से किडनी फेलियर तक की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर देख सकते हो कि ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, ठीक है, यूरिन का पास नहीं होना, और हो सकता है किडनी फेलियर हो जाए, और वही चीज़ देखने को मिली है इन 2 सब्सटेंसेस की प्रेजेंस की वजह से। वो कफ सिरप में ये 2 सब्सटेंसेस मिली। ठीक है, और ये गैम्बिया की लोकेशन आप देख सकते हो, ये सेनेगल ऊपर और ये गैम्बिया यहाँ पे, ये इजिप्ट हो गया, इधर साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, इंडिया में देखो 2020 में इसको बैन कर दिया गया था इस तरीके की कफ सिरप्स को। क्यों? जम्मू एंड कश्मीर में 17 बच्चों की डेथ हो गई थी ऐसे ही किडनी फेलियर की वजह से, क्योंकि डाईएथेनॉल ग्लाइकोल जो वो प्रेजेंट था इस तरीके की सिचुएशन में। अब इंडिया में टेंशन की इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पर ये अलाउड है नहीं। अब देखो ये जो सिरप जो है वो इंडिया में क्यों नहीं बिकती, ये जम्मू कश्मीर के इंसिडेंट के बाद में बैन कर दिया था। अब देखो नॉर्मली हम देखते हैं ना कफ सिरप बनती हैं, एक तो इस तरीके से कि प्रॉपर सॉल्यूशन के तरीके से बने, जैसे पानी में हमने चीनी घोल दी तो वो सॉल्यूशन एकदम सही दिखता है, उसमें हमें चीनी के पार्टिकल सस्पेंडेड नहीं दिखते। तो ये तो होता है नॉर्मल जो सॉल्यूशन बनता है वो। पर दूसरी तरफ ये जो 4 आप कह सकते हो जो 4 कफ सिरप्स थी, ये किस पे डिपेंडेंट थी, इनमें यूनिफॉर्म सस्पेंशन रहा। कैसे कि आपने लिक्विड लिया, सॉल्वेंट लिया और इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दैट मीन्स जो दवाई का जो कंटेंट है वो डाला और मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद में आपने उसको पैक करके और बेच दिया। अब उसमें लेबल क्या लिखा हुआ है कि भाई जब भी आप इसको यूज़ करो तो शेक करना बॉटल को, क्योंकि नहीं तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो कहाँ बैठ जाएगा, बॉटम में। तो इससे सस्पेंशन वाले मेथड पे बेस्ड ये चारों की चारों सिरप्स थी। ठीक है, अब आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम समझें तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं,
जब भी हम कोई ड्रग बनाते हैं, कोई दवाई बनाते हैं, तो उसमें जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, इंग्रेडिएंट होता है, वो एपीआई तो होता है ना, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को जब किसी भी वाटर सॉल्यूशन या किसी भी कंटेंट में अगर मिलाने की कोशिश करें, एक तो ये चीज़ है कि ये जो सिरप्स बनी हुई है ना, ये वाटर सॉल्यूबल नहीं थी, मतलब इसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो वाटर सॉल्यूबल नहीं था। तो ऐसे में यूज होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अब प्रोपाइलिन ग्लाइकोल दो वेरिएंट होते हैं इसके, किसको, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को मिक्स घोलने के लिए, ठीक है, सॉल्वेंट में घोलने के लिए। तो सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अब प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के दो वेरिएंट है, एक तो फार्मास्यूटिकल यूसेज के लिए और एक इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए। पर क्या होता है कि ये जो कंपनियां है ना, शॉर्टकट मारने के चक्कर में, मुनाफा ज्यादा कमाने के चक्कर में, इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने के चक्कर में फार्मास्यूटिकल यूज की बजाय इंडस्ट्रियल यूज वाला जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है ना, उसको यूज कर लेते हैं। और फिर उसमें जो डाई एथेनॉल ग्लाइकोल या फिर इथिलीन ग्लाइकोल है, उसकी कंटेमिनेशन प्रेजेंट होती है, और वो जब कोई भी कंज्यूम कर लेता है तो फिर उसकी किडनी फेलियर और वो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखो इंडिया में तो इस तरीके से अभी ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट हो गई है, डब्ल्यूएचओ से रिपोर्ट्स भी मंगाई है पूरी। अब देखने वाली बात है कब तक क्या निकल के आता है आउटकम, ओके। और यह है कि इनके खिलाफ में जो भी कंपनी वाले ऑनर हैं, इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई होगी तो ये टाइम बताएगा, क्योंकि डेथ्स जो हुई है वो आउट ऑफ इंडिया हुई है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इंडिया की कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि तो डेथ्स आउट ऑफ इंडिया हुई है। अच्छा, इसमें पॉइंट क्या आ रहा था कि इंडिया जब कभी कोई चीज़ को इंपोर्ट करता है तो खुद टेस्ट करता है, तो ये गैम्बिया की जो गवर्नमेंट थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पर फिर भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होने के बाद में ये पता पड़ेगा कि क्या एक्शन उनके अगेंस्ट में हो सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पर बच रहा है, वो ये कि जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल था, इसमें इंडस्ट्रियल कंटेंट वाला जो यूज हो गया। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि आप देखोगे कि जो सस्पेंशन बेस्ड जो भी सिरप्स होती हैं, एक तो होती है सॉल्यूशन बेस्ड कि हाँ भाई पानी में चीनी जैसे घुल गई, और एक होती है कि जैसे हम दाल बनाते हैं तो दाल नीचे बैठ जाती है, फिर उसको वापस से हिला करके फिर आप सर्व करते हो, तो एक प्रॉपर क्वांटिटी में जो सॉलिड मटेरियल और लिक्विड मटेरियल वो एक रेशियो में जा पाए। तो ऐसे में पॉइंट यहाँ पर आता है कि सस्पेंशन बेस्ड जो भी सिरप्स होती है ना, उनमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्लाइकोल आप यूज़ करो, ठीक है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आप यूज़ करो, उसकी बजाय आप दूसरा लिक्विड बेस भी यूज़ करते हो जो कि जनरली यूज़ होता है इंडिया में भी। जो सिरप्स बनती है सस्पेंशन बेस्ड, जिसको बोला जाता है कार्बोक्सी मैथिली सेल्यूलोज, ठीक है, ये यूज़ होता है सीएमसी। पर यहाँ पर क्या किया, हरियाणा की इस कंपनी ने प्रोपेलिन ग्लाइकोल जो है वो यूज़ किया। अब देखो और क्लियर हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद में, फिर उसी के अकॉर्डिंग और एक्शन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्टकट मार देना नुकसान वाली बात हो गई। देखो इंडिया की इमेज पर भी डेंट तो जाता है ना, हम वर्ल्ड फार्मेसी के तौर पे खुद को इमेजिन करते हैं। तो नेक्स्ट हम आ गए फ्रंट पेज पे। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। 20 सितंबर 2022 का जो हमारा एक्सप्लेन पेज का जो डिस्कशन है ना, उसमें वो अच्छे से कवर्ड है कंटेंट। तो यहाँ हम केवल इतना ही देखेंगे कि क्या है मुद्दा और कौन है जो पैनल अभी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसके चेयरमैन। देखो मुद्दा ये है कि जो दलित्स किस से, हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म, इन तीनों रिलीजन से जो भी दलित कन्वर्ट करके मुस्लिम या फिर क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन करते हैं, तो उन दलित्स को क्या शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनका स्टेटस पता करना, वो सारी चीज़ों के लिए हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी बालाकृष्णन की चेयरमैनशिप में, ठीक है। अब इनका काम क्या होगा, ये देखना कि जो मुस्लिम एंड क्रिश्चियन दलित्स है ना, उनका स्टेटस देखना कि क्या वो डिजर्व करते हैं, क्या उनको मिलना चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए देखो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिकल ही है उस वीडियो का, आप जरूर देख लेना, 20 सितंबर 2022 का है वो। इधर यूके की जो मिनिस्टर हैं, होम सेक्रेटरी है, तो वो इंडियन ओरिजिन से, ठीक है, सुएला ब्रेवरमैन,
तो उनका ये कहना है कि इंडियंस हैं वो वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी वो लोग ओवर स्टे करते हैं, चाहे वो यूएसए में रुके, चाहे ब्रिटेन में रुके, कहीं पर भी रुके। तो बोला इनको यहाँ से रोकने की ज़रूरत है। बोला माइग्रेशन की वजह से मतलब इस तरीके से ओवर स्टे की वजह से प्रॉब्लम आती है। वो बात अलग है कि ये भी इंडियन किसी माइग्रेंट मदर या फादर की ही बेटी हैं, पर इन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है। दूसरी तरफ आज इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया जाता है कि इंडिया के लिए एक तरीके से ओपन बॉर्डर पॉलिसी हमने अपना रखी है कि हाँ इंडियंस आकर के यूके में रह सकते हैं समथिंग। तो बोले इस पर हमें रेस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ इंडिया ने ये कहा कि हाँ इस पर अगर वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी कोई स्टे कर रहा है तो वो तो देखो फिर कानूनी तौर पे गलत तो हो ही गया। दूसरी तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत चल रही है यूनाइटेड किंगडम, यूके एंड इंडिया के बीच में। कोशिश ये है कि दिवाली से पहले पहले ये फाइनलाइज हो जाए। अब देखते हैं क्या आउटकम निकल के आता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये कि आरबीआई जो है वो जल्दी ही ई रूपी लॉन्च करने वाला है, जो कि टोकन बेस्ड भी हो सकता है या अकाउंट बेस्ड भी हो सकता है। देखो ये जो सेंट्रल बैंक के द्वारा डिजिटल करेंसीज लॉन्च करने की बात हो रही है ना, इनको बोला जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको इंडिया के लिए हम क्या बोलेंगे, ई रूपी। ऐसा काम इंडिया पहला कंट्री नहीं है जो कर रहा है। इसके अलावा आप देखो जुलाई 2022 से लगभग 105 कंट्रीज जो हैं वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऑप्शन को एक्सप्लोर करने में काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज का ये माहौल बना हुआ है। तो जो प्राइवेट करेंसीज है ना वो कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मॉनेटरी पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। कैसे? सीधी सी बात है, आज तो चलो ठीक है कि आरबीआई जो है वो महंगाई को देख करके अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जिससे कि मैक्रो इकोनॉमी को हम स्टेबलाइज कर सकें, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकें। पर कल को ना अगर मान लो कि प्राइवेट करेंसीज को अगर अलाउ कर दिया जाए जिन पे कोई रेगुलेशन नहीं है, तो फिर ये महंगाई और ये सारी होती रहती है, इनको कौन कंट्रोल करेगा? डिस्टेबलाइज कर देगा ये तो इकोनॉमी को। तो ऐसे में ये 105 कंट्रीज इस बात पर ही काम कर रहे हैं। ये 105 कंट्रीज जो है ना वर्ल्ड की 95% जीडीपी को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा अगर ये डिसाइड कर लेंगे तो फिर बाद में कोई लोड नहीं रहेगा। अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट कंट्री कौन सा है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की? वो करेंसी का नाम है बहामियन सेंट डॉलर, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो लेटेस्ट कौन सी है, जिस लेटेस्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो अभी लॉन्च हुई है इन 105 कंट्रीज में से जिसके द्वारा की गई है, वो है जमैका के द्वारा जमैकन जैम डेक्स, ठीक है। तो ये करेंसीज का नाम याद रख लें, बहमियन सेंट डॉलर, जमैकन जैम डेक्स। ये लेटेस्ट है और ये पहली है, बहमियन सेंट डॉलर, ओके। अब देखो ई रूपी क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे वही बात है कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा चल रही हैं और हर किसी का ये रहता है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दें। तो वैसे तो आरबीआई के द्वारा पहले भी स्टेटमेंट रिलीज किया है कि भाई आप अपनी खुद की रिस्क पे इन्वेस्ट करोगे अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो तो, ठीक है। अब देखो ये एक तरीके से जैसे हम हमारे नोट यूज़ करते हैं ना, सोवरेन पेपर नोट, उसी तरीके से ये काम आएगा, जिसमें पेमेंट करना, कोई भी चीज़ खरीदारी करनी है या फिर हम कहीं स्टोर करना चाहें, हमारे अमाउंट को डिपॉजिट करना चाहें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ करना पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है। और डिजिटल रुपी है ना, वो आप ये मान के चलो आरबीआई पे एक लाइबिलिटी होगी, सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट पे लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि वो डिजिटल रुपी को अगर कोई दिखाए तो उसकी वर्थ वो होगी जो उस रुपी पे दिखाई गई है। जैसे हम नोट यूज करते हैं ना, कागज के नोट, उसमें 10 रुपए 10 अगर लिखा हुआ है तो ये लाइबिलिटी है आरबीआई के गवर्नर की और आरबीआई की, कि भाई उस नोट को देने के बाद में अगर आप ये कहो कि हाँ जी मुझे कोई चीज़ चाहिए तो वो चीज़ आपको मिलेगी, और उस चीज़ की वर्थ कितनी होगी, ये जो कागज़ के टुकड़े पे लिखा हुआ जो अमाउंट है ना ₹10 उसकी। और अगर ना दे तो आप सीधा बैंक की आरबीआई में क्लेम उठा सकते हो कि भाई आपकी करेंसी चल ही नहीं रही है, ठीक है। तो आरबीआई वहाँ पर उसके लिए काम करेगा, तो लाइबिलिटी हो गई आरबीआई की ये। एग्जैक्टली ये डिजिटल रुपी जो होगा ये भी लाइबिलिटी होगा आरबीआई की बैलेंस शीट पे। अब ये जो ई रूपी है ना, ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो टोकन बेस्ड, एक अकाउंट बेस्ड। टोकन बेस्ड में तो क्या है, ये एक तरीके का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जैसे हम बैंक के नोट्स यूज करते हैं ना, कागज के नोट हमारे पॉकेट में डाल करके, एग्जैक्टली वैसे ही हम टोकन भी होल्ड कर लेंगे। वो आरबीआई अपने हिसाब से गाइडलाइन इशू कर देंगे कि भाई कैसे आप टोकन ले सकते हो, ठीक है। और उससे फिर आपको जो भी खरीदारी करनी कर सकते हो। जैसे मेरे पॉकेट में अगर 10 रुपये पड़ा है तो बोल दूंगा ये तो मेरा है, तो ऑनरशिप मेरी होगी ना, तो टोकन के ऊपर भी ऑनरशिप आप दिखा सकते हो,
ठीक है, बस आपको ये साबित करना होगा कि टोकन वैलिड है, गलत नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर अकाउंट बेस्ड सिस्टम में ये ई रूपी लॉन्च किया जाता है तो इसमें क्या होगा, एक पूरा अकाउंट तैयार किया जाएगा, बड़ा अकाउंट, ठीक है, आरबीआई के द्वारा, और उस अकाउंट में से जो भी इंडिविजुअल ई रूपी को एक्सेस करना चाहता है या ई रूपी लेना चाहता है, उस इंडिविजुअल को ई रूपी अलोकेट कर दिया जाएगा। अब वो अकाउंट है वो मेंटेन कहाँ हो रहा है, बैक हैंड पे, ठीक है, बैक हैंड पे चाहे आरबीआई कर सकता है, आरबीआई इसको कह सकते हैं कि अपनी किसी सब्सिडरी या किसी भी तरीके से मेंटेन करवा ले। तो कल को ना हम अगर इस अकाउंट बेस्ड ई रूपी का यूज करके कुछ खरीदारी करने जाए कहीं पे भी तो आसानी से लेन देन कर लेंगे। बस ये है कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगा। जैसे हम कुछ खरीदने गए शॉपकीपर के पास में, हमारे पास में अकाउंट बेस्ड जो है मनी है ई रूपी, और हम क्या बोलेंगे कि भाई ये मेरे पास में पैसा है, ये ले लो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहां पर वेरीफाई करेगा थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी कौन हो गया, आरबीआई या आरबीआई की कोई भी सब्सिडरी हो सकती है, जो वेरीफाई करेगी कि हाँ वाकई में ये बंदे के पास में जो ई रूपी जो दिखाया जा रहा है, जो अकाउंट बेस्ड है, वो एकदम परफेक्ट है, कोई इशू नहीं, आप आराम से लो, सामान दे दो इनको। तो ये दो तरीके हो गए, एक तो ऑनरशिप बेस्ड हो गया टोकन वाला, और एक हो गया वेरिफिकेशन बेस्ड, जिसमें हम क्या कराएंगे, चेक करवाते हैं थर्ड पार्टी से। अब इसमें भी देखो कौन सा मॉडल आरबीआई अडॉप्ट करता है, वो टाइम बताएगा, अकाउंट बेस्ड पे जाता है या फिर टोकन बेस्ड पे। दूसरा, टोकन बेस्ड जो है ना, वो तो देखो नॉर्मली हम लेन देन रिटेल में यूज कर पाएंगे, टोकन बेस्ड अगर आता है तो। जैसे हम गए किसी भी दुकान पे कुछ खरीदना है, दे दिए, टोकन दिखा दिया, टोकन पे कर दिया, ले लिया आराम से, है ना। और अकाउंट बेस्ड में क्या हो सकता है, जो होलसेल में जो लेन देन होती है, यहाँ पे CBDR, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर रिटेल ट्रांजेक्शंस, ये तो हो गई, और CBDCW, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर होलसेल ट्रांजेक्शंस। अगर हम बल्क में कोई बड़ा अमाउंट लेन देन कर रहे हैं ना, तो CBDCW, दैट मीन्स हम अकाउंट बेस्ड ई रूपी का यूज कर लेंगे। और जब हम रिटेल की बात करें तो वहां पर टोकन बेस्ड यूज हो जाएगा। तो ये एक मेथड आगे एक्सप्लोर होने वाला है। अब देखते हैं कब क्या होगा, क्योंकि होलसेल में तो आपको पता है बल्क में लेन देन होती है, बल्क में लेन देन होती है तो एक बैलेंस, एक अकाउंट में से आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई एक ई रूपी है, इसके पीछे आपको अपने बैंक बैलेंस में अपनी जो मनी है वो डिपॉजिट करके मेंटेन भी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हाँ जी क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से, और हाँ रेगुलेशन यहाँ पर आरबीआई का ये रहेगा, हमें ध्यान रखना है। तो CBDCW क्या है, होलसेल में ट्रांजेक्शन के लिए, CBDCR रिटेल में ट्रांजेक्शन के लिए। रिटेल के सूटेबल है टोकन बेस्ड और होलसेल के लिए सूटेबल है अकाउंट बेस्ड, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं क्या एक्सप्लेन पेज पे आना चाहिए इसका डिटेल। इकोनॉमी पेज पे न्यूज है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की बात की है गूगल के खिलाफ। कैसे, मुद्दा ये है कि गूगल में जब भी हम ओपन करते हैं ना एप्लीकेशन को, तो आप खुद देखते हो कि कितनी सारी न्यूज़ का जो है वो पूरा एक लिस्ट दिखा देता है। अब वहाँ पर न्यूज़ कलेक्शन का, न्यूज़ को तैयार करने का वो काम तो कर रहे हैं न्यूज़ हाउसेस, और डिस्प्ले कर रहा है गूगल अपने प्लेटफॉर्म पे, और उन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो गूगल ज़्यादा पैसा कमा लेता है, जबकि मेहनत किसकी की हुई है, न्यूज़ हाउसेस की। तो बोला इनके बीच में रेवेन्यू शेयरिंग का जो मुद्दा है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। ये देखो ऑस्ट्रेलिया में भी हाईलाइट हुआ था ये मुद्दा, ठीक है ना, रेवेन्यू शेयरिंग के मुद्दे को लेकर के, कि गूगल जो है वो तो ज़्यादा पैसा खा लेता है और थोड़ा सा पैसा ट्रांसफ़र करता है किसको, ये जो असली में जो न्यूज़ क्रिएट करने वाली जो एजेंसीज हैं या फिर न्यूज़ एजेंसीज हैं उनको। तो बोले इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक बार पढ़ लेना। और लास्ट न्यूज़ है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्लान तैयार किया गया जिसमें ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं, कौन से स्टार्टअप्स जो अपनी एलिजिबिलिटी शो करेंगे कि हाँ ग्रो कर सकते हैं, वो सारा होता ही आपको पता है कि किसी भी कंपनी को या किसी भी स्टार्टअप को लोन मिलता है तो उसके पहले उनको पूरा अपनी डिटेल दिखानी पड़ती है कि कहाँ तक वो पहुँच सकते हैं आगे प्रोग्रेस करके। तो ऐसे में ये स्कीम जो है क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की जा रही है स्टार्टअप्स के लिए, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का लोन देने की बात की जा रही है बिना किसी कोलेट्रल के। इससे क्या होगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। और ये चीज अनाउंस किसने किया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।